Hello students. So in the previous lecture we were talking about the C3 pathway or the C3 cycle और वहाँ पे I did talk about the enzyme Rubisco और Rubisco के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि Rubisco जो है वो ऑक्सीजनेस का भी काम करेगा अगर CO2 का लेवल कम है और वो काम करेगा कार्बोक्सिलेज का अगर CO2 का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो जब रुबिस्को के पास CO2 का लेवल, CO2 का प्रोपोर्शन या CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो उस केस में उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी होती है। स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टार्ट्स परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो बात है आपको याद रखनी है। यूनिवर्सल एंजाइम है, डुअल एंजाइम है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एंजाइम अवेलेबल है दैट इज रुबिस्को। सो इट वुड फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज if the concentration of CO2 is high and it would perform as oxygenase if the concentration of oxygen is high. ठीक है, done. So let's talk about it. So let's say if the amount of CO2 is very less or let's say the amount of oxygen is very high. So उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल आपने C3 पाथवे देखा था जहां पे क्या बनता था, there was formation of two molecules of 3PGL या फिर 2 molecules of PGL phosphoglyceric acid PGA। ठीक है, यहां पे वो चीज नहीं होने वाली। ओके, दिस पाथवे कॉसेज लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल एज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता था, कार्बन का फिक्सेशन होता था, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा। तो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ओके, सो लेट्स टर्म इट फर्स्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज photorespiration. The process is known as photorespiration. ठीक है, it is also known as the PCO cycle. It is also known as the PCO cycle या फिर photosynthetic carbon oxidation cycle. Photosynthetic carbon oxidation cycle, and the other term is the C2 cycle. The other term is the C2 cycle. Now C3 cycle को C3 cycle क्यों कहा जा रहा था? जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पे हुआ था दैट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड व्हिच वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना था दैट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है दैट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलाइटिक एसिड और वी कैन आल्सो टर्म इट एज द फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, वो अपन देखेंगे अभी। डन, क्लियर है? सो नाउ लेट्स से रुबिस्को व्हिच इज अ डुअल एंजाइम, Rubisco, which is a dual enzyme, can bind with CO2 and O2। ठीक है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए? बाइंड तो करेगा पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो कंडीशंस अगर देखें, अगर CO2 का प्रोपोर्शन इज मोर CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से। तो वो नॉर्मली काम करेगा, वो क्या बनाएगा? इट वुड वर्क एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, और क्या काम करेगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम बन के? इट वुड फिक्स CO2, दैट इज कार्बन फिक्सेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, और जो पाथवे फॉलो किया जाता है दैट इज नोन एज दी C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या बनता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स इनिशियली, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglyceric acid.
3pj लिखा होगा आपने, ठीक है. So this is what is going to happen when the Rubisco behaves like a carboxylase enzyme, and that is only possible if the amount of CO2 is more than the oxygen, ठीक है. But if the amount of CO2 is less than oxygen, या फिर O2 का proportion is more than CO2, ठीक है. और क्या क्या है, there is also some other requirements as well. There is high temperature and high intensity of light. Light intensity, ठीक है. अगर O2 का प्रोपोर्शन CO2 से ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है या फिर हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो उस केस में the enzyme Rubisco would behave as what? Oxygenase. It would behave as oxygenase enzyme, ठीक है. और क्या करेगा? It would start oxidation of organic compounds. Starts oxidation of organic compounds in presence of, okay, we can put it this way, ठीक है. डन. तो यहाँ पे कब रूबिस्को काम करेगा एज कार्बोक्सिलेज और कब काम करेगा एज ऑक्सीजनेस, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है. तो कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी जो आपने पढ़ी थी, दैट वाज इन द C3 साइकिल. आपने डिटेल C3 साइकिल देख रखी है. और जो ऑक्सीजनेस वाली प्रॉपर्टी है वो आप पढ़ोगे कौन सी साइकिल में? पढ़ोगे C2 साइकिल में. विच साइकिल? C2 साइकिल, ठीक है. अब आपको पता चल गया होगा क्यों C2 साइकिल कहा जा रहा है. बिकॉज one of the component which is formed here is a 2 carbon compound and the name is phosphoglycolic acid. 2 molecules of phosphoglycolic acid. क्या बनता है यहाँ पे? That is formation of 2 molecules of phosphoglycolic acid. और यहाँ पे क्या बनता था? 2 molecules of 3 phosphoglycolic acid. या फिर आप इतना याद रख सकते हो, यहां पे बनता है ग्लाइकोलिक एसिड. डन. अब ये जो पूरा प्रोसेस है जहां पे रूबिस्को इज परफॉर्मिंग द ऑक्सीजनस एक्टिविटी, ये 3 ऑर्गेनल्स में होता है. कहां पे होता है? 3 ऑर्गेनल्स में होता है. एंड दोस 3 ऑर्गेनल्स आर, आई राइट दिस डाउन, ठीक है. So 3 organelles participate. Okay, those are peroxisome, then there is chloroplast and माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज पेरोक्सिसोम नाम का ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्टिसिपेट करता है. आप पीसीएम लिख सकते हो, दिस कैन पुट एज पीसीएम, ठीक है. कौन से पाथवे में हेल्पफुल है? सो दे आर परफॉर्मिंग C2 पाथवे और द C2 साइकिल. डन. सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड. जो ऑक्सीजनेस फंक्शन है रूबिस्को का, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द टबैको प्लांट. ऑक्सीजनेस activity, or we can put it as the C2 pathway was first observed by Dicker and Teo. It was first observed by Dicker and Teo in tobacco plant. In
टबैको प्लांट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि C2 पाथवे किसने ढूंढा था। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डिकर एंड टीओ एंड दैट इज इन द टबैको प्लांट। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दी C2 पाथवे। ठीक है, तो जैसे C3 साइकिल आपने पढ़ी थी, काफी सारे टर्म्स मैंने दिए थे, काफी सारे एंजाइम्स की बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी काफी सारे टर्म्स दूंगा, काफी सारे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होगा, तो पे अटेंशन कि कौन सी चीज का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है। ठीक है, so we'll divide this activity into 3 organelles. One, the first this is going to happen in the chloroplast. Okay, and the last one is going to be the mitochondria. Let's put it down. So first is chloroplast, then there is peroxisome, and the last one is the माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो तीनों ऑर्गेनल्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ओके, नाउ जैसे इनिशिएट हुआ था C3 साइकिल, जहाँ पे आपने बात करी थी, दैट इज RUBP विच इज द सबस्ट्रेट, और वहां पे उसके साथ कौन रिएक्ट करता था, CO2 रिएक्ट करता था। बट यहाँ पे CO2 का लेवल कम है, जिसकी वजह से रुबिस्को अब क्या काम करेगा, वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, किसके साथ, RUBP के साथ। ठीक है, सो let's take 2 molecules of RUBP. ठीक है, so when 2 molecules of RUBP, यहां थोड़ा नीचे से लिखता हूं मैं। ठीक है, when 2 molecules of RUBP they are fixed with the help of oxygen, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, बट यहां पे अगर ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ऑक्सीजन का फिक्सेशन हो रहा है यानी केस में, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। एंजाइम तो सेम ही, कौन सा एंजाइम है, The enzyme is going to be Rubisco. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, we get 2 molecules of 3-PGA and 2 molecules of phosphoglycolic acid. 2 molecules of 3-PGA, that is phosphoglyceric acid, and 2 molecules of, I have to write this, थोड़ा सा इसको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर कंसिडर करें तो क्या होगा, अब इसको फिक्स किया जाएगा। ऑक्सीजन है यहाँ पे, सो ऑक्सीजन जब आएगा यहाँ पे, सो एंजाइम तो सेम है रुबिस्को, बट वो एक्टिविटी कौन सी दिखाएगा, ऑक्सीजनस वाली एक्टिविटी दिखाएगा। एंड दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules of 3-PGA, 2 molecules of 3-PGA, that is phosphoglyceric acid, and 2 molecules of phosphoglycolic acid. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये याद रखना आपको, अपन C2 पाथ में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये तो 3 कार्बन का ही आपको पता है, बट ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनाया दैट इज
phosphoglycolic acid, this is a 2 carbon compound, this is a 2 carbon compound, और इसी के ऊपर से नाम आया है C2 पाथवे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब RUBP which is a substrate which is how many carbon compound, this is a 5 carbon compound, ये तो आपको अभी पता होगा। तो ये जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और रुबिस्को काम करता है ऑक्सीजनेस, तो रुबिस्को क्या बना के देता है, वो बनाता है एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, 3PGA का। अगर मैं एक RUBP लूं तो यहाँ पे मैंने 2 RUBP लिए, इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एवरीवन नोज दैट। ओके, और जो दूसरा कंपाउंड बनता है दैट इज द 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, इसी के ऊपर से नाम क्या है, C2 पाथवे, इसी के ऊपर से नाम आया है C2 पाथवे। अब यहां पे एक प्रोसेस होता है जहां पे इसके अंदर का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, फॉस्फेटेस एंजाइम की मदद से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल दिया जाएगा। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोलिक एसिड। आप पीजीए के साथ कुछ नहीं करोगे, पीजीए एज इट इज रहने वाला, बिकॉज पीजीए किस काम में आता था, आगे केल्विन साइकिल में काम में आता था। ये जो कंपाउंड बना है ये केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप इस कंपाउंड को कन्वर्ट करोगे किस में, यू विल कन्वर्ट इट इनटू 3PGA अगेन सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द केल्विन साइकिल। आ रही बात समझ में, बिकॉज व्हेन यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA तो केल्विन साइकिल अच्छे से काम कर रही थी। बट यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल किसका मिला है, आपको एक मॉलिक्यूल मिला है 2 कार्बन कंपाउंड का। नॉर्मली आपको 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यहाँ पे क्या मिले, 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज ऑफ 3 कार्बन अनदर इज ऑफ 2 कार्बन। सो 2 कार्बन वाला कंपाउंड कुछ काम का नहीं है, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस में आप क्या देखोगे, कन्वर्जन ऑफ दिस 2 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन। ठीक है, तो आपका पीजीए एज इट इज रहने वाला है, पीजीए को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। जो भी एक्टिविटी होगी फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के साथ होगी, तो यहाँ पे फॉस्फेटेस एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देंगे। ठीक है, सो फॉस्फेटेस इज द नेम ऑफ द एंजाइम, और क्या चीज बाहर निकालेंगे, दिस इज गोइंग टू टेक आउट द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आउट ऑफ इट। ठीक है, किसमें से, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर निकल जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा तो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड क्या बन जाएगा, इट वुड बिकम ग्लाइकोलिक एसिड, it would become glycolic acid, it would become glycolic acid। ठीक है, जब फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में से आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड बच जाएगा। तो आपको मिला ग्लाइकोलिक एसिड, एंड ग्लाइकोलिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और आपको बताइए कि ग्लाइकोलिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड, इट्स 2 कार्बन कंपाउंड, और इसी के ऊपर से नाम आया। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड बना है इट इज ट्रांसफर्ड टू दी पेरोक्सीसोम। इसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, इसे ट्रांसफर किया जाता है पेरोक्सीसोम के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। तो ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, CH2OH, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अब इस ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है ऑक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है, ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है, और वो क्या करता है, इसका जो H+ है उसको रिलीज कर देता है, उसके H+ को रिलीज कर देता है। सो व्हेन द H+ इज रिलीज फ्रॉम दिस, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेट्स चेक इट आउट। कौन सा एंजाइम काम करेगा इसके ऊपर, सो द नेम ऑफ द एंजाइम इज, अपन एंजाइम ग्रीन में लिख रहे हैं, ओके रेड में लिखा है यहाँ पे, आई विल पुट डाउन द एंजाइम्स इन ग्रीन। फॉस्फेटेज एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एंजाइम मैंने बोला, ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, तो ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, सो ऑक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर से 2H+ को बाहर निकाल देगा।
2H प्लस को बाहर निकालेगा मतलब क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेज एंजाइम का काम है इसका ऑक्सीडेशन करना, तो H प्लस निकल जाएगा, तो ये जो कंपाउंड ग्लाइकोलिक एसिड ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेज हो जाएगा। और जब ये ऑक्सीडेज हो जाएगा मतलब यहां से अगर H प्लस निकल गया तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगा, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, CHO CS2, इसको थोड़ा और पास में लेते हैं, CHO and COOH, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। नाउ इट इज नोन एज व्हाट, नाउ इट इज नोन एज ग्लायोजाइलिक एसिड। अब इसको बोलेंगे ग्लायोजाइलिक एसिड। ग्लायोजाइलिक एसिड, दिस वाज ग्लाइकोलिक एसिड, दिस इज ग्लायोजाइलिक एसिड, क्योंकि यहां पे इस ग्लायोकोलिक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लायोजाइलिक एसिड। H प्लस यहां से रिलीज हो चुका है बिकॉज ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज, ठीक है। सो कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके, तो मॉलिक्यूल्स तो आपको याद ही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द पेरोक्सिसोम। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है कि जो 2H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ है, ये 2H प्लस हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2H2O2। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, H2O2 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी के ऊपर से नाम क्या है इस ऑर्गेनल का, इस ऑर्गेनल का नाम है पेरोक्सिसोम। मतलब ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेरोक्सिसोम क्या बनाता है, H2O2 बनाता है। क्या बनाता है, H2O2 बनाता है। और मैं यहां पे अगर दूसरा एक एंजाइम लिख देता हूं, मैं नाम लिखता हूं कैटलेज एंजाइम। क्या लिखेंगे, अगर यहां पे यूज किया जाएगा कैटलेज एंजाइम, ठीक है, तो कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेरोक्सिसोम क्या बनाएगा, इस चीज का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करके बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि पेरोक्सिसोम वो ऑर्गेनल है जहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन भी होता है, ठीक है, डन। सो कमिंग बैक टू दिस वन, ग्लायोजाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस ग्लायोजाइलिक एसिड का ट्रांसएमिनेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन होता है, और जो डोनेट करता है अमीनो ग्रुप, ओके, that is the glutamic acid. In most of the reactions, whenever you talk about transamination, the one which donates the amino group is going to be glutamic acid. ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, इसको रब करके फिर से लास्ट में इसको फिर से मेंशन कर देंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे होगा ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होगा with the help of the enzyme transaminase. So let's put down the enzyme transaminase enzyme, और process क्या होगा, transamination होगा, and who is going to gift or donate the amino group. So the donor is glutamic acid. The donor is glutamic acid. So when it donates its amino group to the ग्लायोजाइलिक एसिड, it itself gets converted into alpha ketoglutarate acid. वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है खुद, क्योंकि इसने अपना अमीनो ग्रुप कहां दे दिया, अपना अमीनो ग्रुप इसने डोनेट कर दिया, किसको, ग्लायोजाइलिक एसिड को डोनेट कर दिया, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो when glyoxylic acid receives the amino group from glutamic acid, it gets converted into glycine. वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, it gets converted into glycine, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के,
So this was 2 molecules, so this is also 2 molecules. तो अगर ग्लायोक्सिलिक एसिड 2 है तो आपका ग्लूटामिक एसिड भी 2 है और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी 2 है और NH3 भी 2 है, अमीनो ग्रुप भी 2 डोनेट किए जाएंगे ना, और तब जाके क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन कितने कार्बन का कंपाउंड है, हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड इज ग्लाइसिन, ओके, सो 1 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, दिस इज ऑल्सो 2 कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कार्बन, बिकॉज नो एडिशन ऑफ कार्बन हैज बीन डन येट। तो ये कितने कार्बन के, 2 कार्बन के। सो 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं और एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करें तो दैट इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन्स। सो वी हैव अ टोटल ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स राइट नाउ, 2 ग्लाइसिन को अगर कंसिडर करेंगे तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो ग्लाइकोलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में आया था उसका ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज और वो कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में, ठीक है। जो CH2OH था वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, ओके, दैट इज टर्म्ड एज ग्लायोक्सिलिक एसिड। और जो H+ रिलीज हुआ है फ्रॉम द ग्लाइकोलिक एसिड दैट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर आप कैटालिस एंजाइम से ट्रीटमेंट करें तो ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, वाटर में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। सो जो ग्लायोक्सिलिक एसिड बना है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसएमिनेज, ठीक है। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप का डोनर कौन होता है, द डोनर ऑफ अमीनो ग्रुप इज ग्लूटामिक एसिड। सो जब ग्लूटामिक एसिड अपना अमीनो ग्रुप डोनेट कर देता है किसको, ग्लायोक्सिलिक एसिड को, तो ग्लूटामिक एसिड खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड ग्लायोक्सिलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of glycine, ठीक है। Is it clear? Now this glycine is transported to the mitochondria, so I have to rub this, ये मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन के, 2 मॉलिक्यूल। ओके, सो ग्लाइसिन को कहां भेजेंगे, सो द ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड बैक, आई एम सॉरी, इज ट्रांसपोर्टेड टू, नॉट बैक, टू द mitochondria. 2 molecules of glycine, 2 molecules of glycine are now in the mitochondria. How many carbon compound? It's a 2 carbon compound, so we have a total of 4 carbons right now. Now this glycine it undergoes decarboxylation. इस ग्लाइसिन का क्या होता है, डीकार्बोक्साइलेशन होता है, मतलब इसके अंदर से कार्बन को निकाल दिया जाता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम डीकार्बोक्साइलेशन देयर इज हाइड्रोजन आल्सो बीइंग रिमूव्ड आउट ऑफ इट, ओके। तो अगर हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड एंड एज वेल एज द अमीनो ग्रुप इज आल्सो रिमूव्ड। यहां से अमीनो ग्रुप को भी बाहर निकाल दिया जा रहा है, मतलब अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। क्या निकाला तो मैं दिखाता हूं, देयर इज रिलीज ऑफ द अमीनो ग्रुप, ठीक है। और क्या निकाल, देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन H+, and this hydrogen would lead to the formation of what, NADP, I'm sorry, this is going to form NADH2, NAD+, क्या था, NAD+ है, तो इससे क्या मिलेगा, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन को इसे एक्सेप्ट कर लेगा और बनेगा NADH2, क्या बनेगा, NADH2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, मतलब CO2 भी रिलीज होगा, तो यहाँ पे अपन दिखा देते हैं CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है। सो NH3 रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज हुआ है एंड H+ भी रिलीज हुआ है जिसने NADH2 का फॉर्मेशन किया, ठीक है। सिंपल एंड इजी, दिस वाज नोन एज कार्बोक्साइलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोक्साइलेशन हुआ है,
with the help of the enzyme carboxylase. So I'll put down the name of the enzyme, carboxylase. ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं. We have 4 carbon right now because we have 2 molecules of glycine and each molecule of glycine is made up of 2 carbon. So total कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए. 4 में से आपने एक कार्बन निकाल दिया. 1 CO2 is released. कार्बोक्सिलेशन हुआ है with the help of enzyme carboxylase. तो अब बचे कितने कार्बन? 4 में से अगर एक कार्बन निकाल देंगे तो बचेगा 3 कार्बन. So the component what we get right now is a 3 carbon compound. ये 2 मॉलिक्यूल थे, अब एक ही मॉलिक्यूल बचेगा. So we have a 3 carbon compound that is serine. That is serine. How many carbons? It's a 3 carbon compound. And how many molecules of it? Only 1 molecule. क्योंकि 4 में से एक कार्बन निकाल दिया तो बचेंगे 3 कार्बन. वो 3 कार्बन ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया. That is serine. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे जो ये अमीनो ग्रुप था जो रिलीज हुआ है, ये अमीनो ग्रुप फिर से जाके बाइंड करेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ. Let's show it with dotted lines. It binds with alpha ketoglutarate acid जो अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ था, और फिर से क्या बन जाएगा? फिर से बनेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड का, क्योंकि एक ही अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ है ना. जो अमीनो ग्रुप सी यहां पे ग्लूटामिक एसिड ने अमीनो ग्रुप डोनेट किया था, और डोनेट करने के बाद ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया था? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया था. तो ये अमीनो ग्रुप जो यहां से रिलीज हुआ है, इट इज अगेन टेकन अप बाय अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब वो अमीनो ग्रुप डोनेट करने के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया, तो जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा तो वो खुद क्या बन जाएगा? अगेन ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, मतलब ग्लूटामिक एसिड यूज में नहीं आया यहाँ पे. जो भी चीज आपने ग्लूटामिक एसिड से ली थी उसको फिर से ग्लूटामिक एसिड को आपने दे दिया. ठीक है, आपने 2 अमीनो ग्रुप लिए थे, अभी यहाँ पे एक ही अमीनो ग्रुप रिटर्न में आया. ठीक है, तो यहाँ पे अपन कहाँ पहुंच गए? सेराइन तक पहुंच गए. ओके, सेराइन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड फाउंड बाय ग्लाइसिन. नाउ दिस सेराइन इज ट्रांसपोर्टेड टू द पेरोक्सीसोम. इसे कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पेरोक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दिस कैन अपीयर टू बी अ हॉचपॉच. काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपको. Okay, so now we have serine here. How many molecules? 1 molecule of serine. How many carbons? 3 carbon. आपको P phosphoglyceric acid चाहिए था ना? We wanted this, which is a 3 carbon compound. तो 3 carbon पर तो पहुंच गए यहाँ पे. अब इस serine का क्या किया जाएगा? इस serine का फिर से ट्रांसएमिनेशन किया जाएगा और इसमें से अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाएगा. जैसे यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन हुआ, अमीनो ग्रुप निकला, उसी तरीके से इस सेराइन का फिर से क्या करेंगे? ट्रांसएमिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसएमिनेज. विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसएमिनेज, एंड व्हाट इज रिलीज्ड? NH3 इज रिलीज. जैसे NH3 यहां ऊपर रिलीज हुआ था. ठीक है, तो जैसे कि ये NH3 इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ने एक्सेप्ट किया और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. तो अब ये एक 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तो अभी भी बाकी है. तो ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा NH3 को और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में. मतलब जो 2 अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बने थे आफ्टर डोनेटिंग NH3 टू ग्लायोक्सिलिक एसिड, वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों NH3 रिलीज हो चुके हैं और ये दोनों NH3 कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ जाके बाइंड करेंगे और फिर से क्या बनाएंगे? ग्लूटामिक एसिड बना देंगे. ठीक है, तो सेराइन का जब ट्रांसएमिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसएमिनेज, तो क्या मिलेगा? दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड. दिस इज गोइंग टू रिलीज, सॉरी, दिस इज गोइंग टू फॉर्म hydroxy pyruvic acid.
and that is also how many molecules? 1 molecules. And how many carbon compound? So it is going to be a 3 carbon compound. It is going to be a 3 carbon compound. This is happening in the peroxisome. ठीक है, तो ट्रांस एमिनेशन हुआ सेराइन का पेरोक्सिसोम में और किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इस हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड का फिर से क्या किया जाएगा? इट इज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इसको क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहां पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन कहां से लाएंगे? सो विल टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम NaDH। NaDH से हाइड्रोजन लेंगे तो NaDH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड जो था, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, see this is being reduced, hydroxypyruvic acid is being reduced and it is forming a compound known as glyceric acid। क्या बनेगा? ग्लाइसरिक एसिड बनेगा। ग्लाइसरिक एसिड इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये आपको याद रखना है, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है इसके? 1 मॉलिक्यूल। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय NaDH। इसका रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन इसने लिया है। ठीक है, नाउ दिस ग्लाइसरिक एसिड इज सेंट टू द क्लोरोप्लास्ट और यहां पे इस ग्लाइसरिक एसिड को दिया जाता है ATP विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम काइनेज। ठीक है, तो यहां पे अब ये आएगा कहां पे? This enters the chloroplast, and what happens with it? With the help of the enzyme kinase, it takes up the phosphate from the ATP। यहाँ पे ATP यूज किया जाएगा। So ATP का अगर फॉस्फेट निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? ADP मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट ग्लाइसरिक एसिड ने ले लिया तो क्या चीज मिलेगी? नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म 3PGA, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो प्रोडक्ट अपन को चाहिए था उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पे होगा। इट फॉर्म्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल? 1 molecule of 3 phosphoglyceric acid, which is how many carbon compound? It's a 3 carbon compound। It's a 3 carbon compound। I hope this is clear now। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लाइसरिक एसिड था, इस ग्लाइसरिक एसिड का काइनेस एंजाइम से ट्रीटमेंट किया तो क्या हुआ? उसने ATP से फॉस्फेट लेके ऐड कर दिया ग्लाइसरिक एसिड में, जिससे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3 phosphoglyceric acid, 1 molecule of 3 phosphoglyceric acid, which is a 3 carbon compound। सो 1 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो यहाँ पे अवेलेबल था और ये दूसरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपने बना लिया। किससे बनाया? ये जो आपको मिले थे ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसको कन्वर्ट करते करते आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो नाउ व्हाट वी हैव? वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये दोनों किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? दे कैन पार्टिसिपेट और दे कैन फॉर्म रुबिस्को, दे कैन फॉर्म RuBP एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, ये और ये अब दोनों किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? दे कैन पार्टिसिपेट इन दी C3 पाथवे। और C3 पाथवे में ये लोग क्या करेंगे? दे वुड फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर इस पूरे पाथवे को चेक करें तो आप देखोगे कि यहां पे एक CO2 रिलीज हुआ है। देयर इज रिलीज ऑफ 1 CO2। नॉर्मली फिक्सेशन में क्या होता है? आप CO2 को फिक्स करते हो, बट यहां पे जब ऑक्सीजन का यूज हुआ तो CO2 को रिलीज कर दिया।
ठीक है, तो मैंने कितने कार्बन यूज करे थे? वी स्टार्टेड विद 2 कार्बन्स, ओके, हम सॉरी वी स्टार्टेड विद 4 कार्बन्स बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 4 कार्बन से चालू किया था और यहाँ पे एक CO2 का लॉस हो गया, मतलब बोल सकते थे कि 25% लॉस हुआ, बाकी के 3 कार्बन तो फिर से आ गए यहाँ पे। वी स्टार्टेड विद 4 कार्बन्स, one of the carbon was released here, that means we have 25% loss of carbon. The rest of the 3 carbons are again fixed into 3-phosphoglyceric acid. तो loss कितने परसेंट कार्बन का हुआ? Only 25% of carbon is lost. The rest 75% is regained, okay, and again formed phosphoglyceric acid. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। Because of the lower amount of CO2 and higher amount of oxygen, what happens is Rubisco behaves like oxygenase and it starts fixing O2. So जब O2 से RUBP बाइंड करता है तो आपको क्या मिलता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड मिलता है और 2 कार्बन का कंपाउंड मिलता है, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। दिस फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में से आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करवा देते हो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फेटेज। सो क्या मिलेगा? ग्लाइकोलिक एसिड मिलेगा, 2 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। दिस ग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इसमें से देयर इज रिलीज ऑफ 2H+, और ये 2H+ किस काम में आता है वो मैंने बताया था, फिर से अपन लिख देंगे। सो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज, it would form glyoxylic acid. Glyoxylic acid का स्ट्रक्चर बना रखा है। Glyoxylic acid, 2 molecules of glyoxylic acid, they undergo transamination. That means there is addition of amino group, और अमीनो ग्रुप को डोनेट कौन करेगा? सो अमीनो ग्रुप का डोनेशन करेगा ग्लूटामिक एसिड, और जब वो अमीनो ग्रुप को डोनेट करेगा तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। तो जब ग्लायोक्साइलिक एसिड अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है तो वो खुद कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules of glycine which is 2 carbon each. That means we have a total of 4 carbons. Now this glycine is sent to the mitochondria. Mitochondria में glycine के साथ क्या होगा? Mitochondria में glycine में से निकाला जाएगा अमीनो ग्रुप, glycine में से निकाला जाएगा CO2, ओके, और glycine का क्या किया जाएगा? उसमें से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, मतलब आप glycine का ऑक्सीडेशन करोगे। सो जब ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन जो निकला है वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, और जो NH3 अमीनो ग्रुप जो रिलीज हुआ है वो अमीनो ग्रुप कहाँ पे यूज में आएगा? वो अमीनो ग्रुप यूज में आएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ बाइंड होने में, और जब वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ बाइंड होगा तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको? यू विल गेट ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नाउ आउट ऑफ 4 कार्बन इफ 1 कार्बन इज रिलीज्ड तो आपके पास 3 कार्बन बचेंगे, तो वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। 1 molecule of 3 carbon is formed, that is serine. This serine is sent back to the peroxisome, जहाँ पे सेराइन का क्या किया जाता है? ट्रांसएमिनेशन किया जाता है, मतलब एक अमीनो ग्रुप जो बाकी था उस अमीनो ग्रुप को भी रिलीज कर दिया जाएगा, और वो अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कौन करेगा? कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके फिर से क्या बना देगा? फिर से बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूटामिक एसिड के यूज किए थे, आपने उनको फिर से रीजनरेट कर दिया, ठीक है। और सेराइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेराइन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में, which is 1 molecule of hydroxy pyruvic acid, 3 carbon. This hydroxy pyruvic acid, now it is reduced. Now it is reduced with the help of NADH. ठीक है, तो जब उसे reduce किया जाएगा तो वो convert हो जाता है 1 molecule of glyceric acid, which is a 3 carbon compound, which is all happening in the peroxisome. Now this glyceric acid is treated with एंजाइम काइनेज। काइनेज क्या करता है? एक फॉस्फेट को पकड़ेगा एक जगह से और उसको डिलीवर कर देगा ग्लाइसेरिक एसिड के पास। तो यहाँ पे काइनेज फॉस्फेट कहाँ से निकालता है? एटीपी से फॉस्फेट निकालता है और बनाता है एडीपी, और जो कंपाउंड अपन को मिलता है दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, दैट वाज 3-phosphoglyceric एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड, तो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 3PG अवेलेबल है, यहाँ पे 3PG अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इन दोनों 3PG को लेके आप C3 पाथवे परफॉर्म कर सकते हो, कार्बन फिक्सेशन कर सकते हो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ा, प्लस आपको CO2 का लॉस भी हुआ यहाँ पे, और एटीपी का तो फॉर्मेशन कहीं पे हुआ ही नहीं, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। इज इट क्लियर? सो इसको अच्छे से पॉज करके आप जो भी चीजें मैंने लिखी उसे कॉपी कर लेना। अगर कोई चीजें स्किप हो जाती है तो आप मुझे
व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा क्या स्किप हुआ है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं। अब आगे चले गए तो क्या बताऊं मैं आपको, ओह गॉड, ओके। सो अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पेरोक्सिसोम के बारे में एक बात बता दी कि जो H+ रिलीज हुए थे वो किस चीज के फॉर्मेशन में काम में आते हैं, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, एंड दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज। अगर कैटालेज एंजाइम यूज करें तो H2O2 का ब्रेकडाउन हो जाएगा और किस चीज का फॉर्मेशन होगा, H2O का एंड O2 का। मतलब जो ऑरिजिनल है पेरोक्सिसोम, उस ऑरिजिनल में क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वेल एज ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। डन, ओके। सो नाउ वी स्टार्टेड विथ 4 कार्बन ना, 4 कार्बन से चालू किया था। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के पास 2 कार्बन थे अपने पास। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स है। सो टोटल वी हैव 4 कार्बन्स। सो वी स्टार्टेड विथ 4 कार्बन्स, ठीक है। उसमें से एक कार्बन अपन ने लूज कर दिया। कहां पे लूज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में लूज किया था, ठीक है। सो 1 कार्बन is lost in माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और बाकी के 3 कार्बन क्या आते हैं, are used to form RUPP, ठीक है। मतलब लॉस कितना हुआ, 75% जो कार्बन थे वो तो आपने यूज कर लिया RUBP बनाने के लिए। देयर इज लॉस ऑफ 25% ऑफ कार्बन, ठीक है। सो 25% ऑफ कार्बन इज लॉस्ट in C2 pathway while 75% is regained, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस और C2 पाथवे में और क्या क्या चीजें परफॉर्म की जा रही है, तो वो एक बार लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। सो C2 साइकिल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और फीचर्स है, so one of the feature which we need to remember is it can be a negative point. Obviously it's a negative point because ATP is not produced. कार्बन फिक्सेशन हुआ, नॉर्मली कार्बन फिक्सेशन होता है तो आपको फिर ATP मिलता है, ओके, पर यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात जो है दैट इज ATP बन तो नहीं रहा है बट ATP इज यूज्ड। अगर आपने ठीक से देखा हो तो ATP अपन ने यूज किया था लास्ट में काइनेस वाले स्टेप में, ATP इज यूज। नॉर्मली क्या होता है, फिक्सेशन होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। और क्या हो रहा है, अगर CO2 यूज में आ जाता, कार्बन फिक्सेशन हो जाता, ग्लूकोज बन जाता, तो ग्लूकोज से एनर्जी बन जाती, मतलब ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली चलता। बट बिकॉज ऑफ द CO2 बीइंग रिलीज्ड, बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ O2, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज नॉर्मली अगर आप C3 साइकिल परफॉर्म किया प्लांट करता तो C3 से जो ग्लूकोज बनता उससे प्लांट ATP बनाता,
बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड दैट वाज फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, पूरा जो प्रोसेस था डिस्टर्ब हो गया, है ना, क्योंकि आपको फिर से फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ रहा है किस में, इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो काफी सारी एनर्जी वेस्ट हुई, काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ। तो आप बोल सकते हो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी या फिर प्लांट की यील्ड क्या हो चुकी है, इट हैज रिड्यूस्ड, इट हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये सब चीजें हो गई है। एक अच्छी बात C2 साइकिल की अगर देखें, आप इसको याद रखना, इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स। ये तो एक अच्छी बात है ना कि वो क्या कर रहा है, पिगमेंट्स का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा है। ये सब नेगेटिव बात है कि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एटीपी यूज में आ रहा है, CO2 रिलीज हो जा रहा है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट जो है C2 साइकिल का, ये है कि इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स। नाउ हाउ डज इट अवॉइड और हाउ डज इट प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स? सो लेट्स सी। जब हाई लाइट इंटेंसिटी है, अपने लिखा था ना, Rubisco would work as a oxygenase enzyme if the light intensity is very high. So high light intensity में क्या होता है? ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करेगा, स्टोमाटा बंद कर देगा। और जब स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो अंदर CO2 भी नहीं आएगा, और CO2 अगर नहीं आएगा तो कार्बन फिक्सेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कार्बन फिक्सेशन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखे, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज। ठीक है, so because of the higher transpiration increase, because of higher water loss, plant has to close the stomata. So plant has to close stomata to avoid the loss of water. तो जब स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो CO2 का इंटेक is stopped। और जब CO2 का इंटेक बंद हो जाएगा तो एक जो प्रोसेस था कार्बन फिक्सेशन, डार्क रिएक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो स्टॉप्स। समझ में आई बात? ट्रांसपिरेशन बढ़ने की वजह से, पानी का लॉस होने की वजह से, वाटर लॉस, प्लांट को अपना स्टोमाटा बंद करना पड़ेगा। और जब प्लांट अपना स्टोमाटा बंद कर देगा तो वो CO2 का इंटेक भी नहीं कर पाएगा, और अगर CO2 का इंटेक नहीं कर पाएगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरे साइड अगर देखें तो आपको पता था कि लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रुबिस्को, वो तो डिपेंडेंट है नहीं रुबिस्को के ऊपर। तो लाइट रिएक्शन में तो वो ATP का फॉर्मेशन करेगा, NADPH का फॉर्मेशन करेगा इन लाइट रिएक्शन। ओके, सो लाइट रिएक्शन occurs, नॉर्मली लिख लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लाइट रिएक्शन occurs नॉर्मली, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो ATP and NADPH are formed। ठीक है,
अब आपको पता है कि एटीपी और एनएडीपीएच किस काम में आते थे? इट वॉज बीइंग यूज्ड फॉर डार्क रिएक्शन, बट बिकॉज यहां पे हाई लाइट इंटेंसिटी है तो डार्क रिएक्शन तो बंद हो चुका है। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच का क्या होगा? दे वुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। accumulation of ATP and NADP occurs due to no CO2 fixation। ठीक है, तो एटीपी और एनएडीपीएच का जब प्रपोर्शन बढ़ेगा तो ये एटीपी और एनएडीपीएच क्या करेंगे? दे वुड स्टार्ट कन्वर्टिंग ऑक्सीजन इनटू रिएक्टिव फॉर्म। दे वुड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू रिएक्टिव फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे एटीपी एंड NADPH convert oxygen into its reactive form। किसमें कन्वर्ट करेंगे? उसके रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एंड वंस द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टिव फॉर्म, ऑक्सीजन रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट वुड स्टार्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स। reactive oxygen would start oxidation of photosynthetic pigments। मतलब क्लोरोफिल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसका ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जो पूरा पिगमेंट है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाने की वजह से डार्क रिएक्शन रुक जाएगा। अब जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती थी एटीपी एंड एनएडीपीएच, वो तो कुछ काम में नहीं आने वाली क्योंकि डार्क रिएक्शन तो बंद हो चुका है। तो अब क्या करें? तो जो एटीपी और एनएडीपीएच है उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा। जब उसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? इट वुड स्टार्ट रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड इट वुड कन्वर्ट द ऑक्सीजन इनटू इट्स रिएक्टिव फॉर्म। सो वंस द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स रिएक्टिव फॉर्म, द रिएक्टिव ऑक्सीजन वुड स्टार्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और आपका जो पूरा क्लोरोफिल है, यहां पे लिखते हैं क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, डैमेज क्लोरोफिल। सो फिर कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा अगर क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। तो मैंने क्या लिखा था कि यार C2 साइकिल तो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। किस तरीके से? ये जो एटीपी और एनएडीपीएच यहां पे बने हैं, C2 साइकिल इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करता है। अगर आपने नोट किया हो, C2 साइकिल में एनएडीपीएच का यूज किया था अपन ने, है ना? वहां पे जो कंपाउंड था उसका रिडक्शन किया था विद द हेल्प ऑफ एनएडीपीएच, और एटीपी को यूज किया था लास्ट स्टेप में काइनेस ने। तो यहां पे अब लिख लेते हैं, बिकॉज एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड, C2 pathway uses ATP and NADPH। तो अगर ATP और NADPH यहां पे यूज में आ जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच का एक्यूमुलेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको यूज कौन कर रहा है? उनको यूज कर रहा है C2 पाथवे यूज कर रहा है। ठीक है, C2 साइकिल यूज कर रहा है, तो एटीपी का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और जब एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा तो वो
ऑक्सीजन को रिएक्टिव में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन जब रिएक्टिव नहीं बनेगा तो डैमेज टू क्लोरोफिल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ द C2 पाथवे और द C2 साइकिल, ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड। क्योंकि अगर इस चीज को यूज में नहीं लिया जाता यहां पे, तो ये फोटो ऑक्सीडेशन कर देता किसका, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का, और क्लोरोफिल डैमेज हो जाता। बट बिकॉज दिस ATPs आर बीइंग यूज्ड अप, उनका एक्यूमुलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, और एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है इसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, डन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, स्ट्रेस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस हार्मोन। Stress hormone, and the name of the hormone is ABA, that is abscisic acid। ठीक है, तो कभी भी प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होगी तो प्लांट जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा दैट इज ABA, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। मैंने एक टर्म जो यूज किया स्टार्टिंग में, आई सेड फोटो रेस्पिरेशन, मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया, तो मैं फोटो रेस्पिरेशन क्यों नाम दिया गया वो आपको बता देता हूं, and then we'll finish up this topic। See, आपने 10th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है ना, 10th में आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनटेक होता है और CO2 का रिलीज होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट यू स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, O2 इनटेक होता है और CO2 रिलीज होता है। ठीक है, अब यहां पे when I talk about photo respiration, जो आपने पढ़ा अभी फोटो रेस्पिरेशन, आपने CO2 क्या किया, CO2 रिलीज किया था ना, तो यहां पे भी रुबिस्को किसको फिक्स कर रहा है, रुबिस्को इज फिक्सिंग O2। तो मैं लिखूंगा O2 का इनटेक है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 को रिलीज किया, तो सेम चीज हो रही है, O2 intake, CO2 release, CO2 release, but this is happening in presence of sunlight। This is occurring in presence of sunlight, क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कब परफॉर्म करेगा, एट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में परफॉर्म करेगा, इसलिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस O2 का इंटेक है, CO2 का रिलीज है, इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस था इसे क्या कहा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन, या फिर C2 पाथवे, या फिर C2 साइकिल। समझ में आ गया? सो दिस वाज द होल टॉपिक रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो जितनी भी बातें मैंने इस लेक्चर में करी दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर आप लेक्चर को अच्छे से सुनो, और अच्छे से सुनने के बाद आप अच्छे से नोट्स बना लो उस लेक्चर की। ठीक है, क्लियर है? और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आपको C3 साइकिल या C3 पाथवे 5 टाइम्स लिख के मुझे दिखाना है, उसी तरीके से आज के लेक्चर में जो आपने C2 पाथवे पढ़ा, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स ने पार्टिसिपेट किया है, वो पूरा प्रोसेस, पूरा पाथवे आपको 5 टाइम्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and talk about further details. Thank you.